नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। बैक टू आवर चैनल। आज हम पॉलिटी लिस्टिंग के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है पॉलिटी लिस्टिंग का तो प्लीज जाइए, पहले वो देखिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आर्टिकल 152 से गवर्नर से अब हम शुरू करेंगे। यानी कि इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स है वो सब हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, उनको डिटेलिंग में अच्छे से जान चुके हैं। तो पहले उनको देखिए, फिर आप इनको देखेंगे तो बेहतर तरीके से चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला जो हमारा यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल दिया गया है 152 है। इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। 153 में आप देखेंगे गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्यों के जो राज्यपाल है उनके बारे में बताया गया है। 154 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है। करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 155 देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे क्या होगी, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि पदावधि। ठीक है, अपॉइंटमेंट 155 में हो गया। 156 में उनकी पदावधि, उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस कैसा रहेगा। 157 देखिए, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, क्लियर है। 158 कहता है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस की बात करता है, यानी कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी। 159 क्या बोल रहा है, ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा जो ओथ होगी उसके बारे में डिटेलिंग मिलेगा 159 आर्टिकल में। आर्टिकल 160 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, कॉन्टिजेंसीज मतलब आकस्मिकताओं की बात करता है कि राज्यपाल की जो कुछ आकस्मिकताएं होती है उसमें राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, आगे देखिए 161 बोलता है कि पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स की बात करता है 161, यानी कि क्षमा से रिलेटेड, जैसे दंडादेश हो गया, इनके निलंबन हो गया, परिहार हो गया, उनकी राज्यपाल के पास जो है क्या क्या पावर्स हैं। क्लियर है। 162 कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति को एक्सटेंड किया जाएगा, उनके विस्तार की बात कर रहा है। आइए, ये रही गवर्नर की चीजें। अब हम देखते हैं स्टेट मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, यानी कि राज्य के मंत्री परिषद और महाधिवक्ता किसकी, एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है यहाँ पर। कब से कब तक ये, मतलब कितने अनुच्छेद हैं उसके, कितने आर्टिकल से, आइए मैं देखिए, नजर डालिए जरा। 163 आर्टिकल कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। इसमें क्या होता है, राज्यपाल को जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। 164 क्या बोलता है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, उसमें मंत्रियों के बारे में उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ताओं के बारे में बताया गया है। 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन क्या होगा, कैसे कंडक्ट होंगे। क्लियर है। 167 में दिया गया है कि ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एक्सेट्रा, यानी कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के किसके, सीएम की बात कर रहा है ना, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य का विधानमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है। 168 आर्टिकल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, यानी कि राज्य के विधानमंडलों के गठन कैसे होगा। ओके, इसके बाद देखिए 169 कहता है ओवल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, विधान परिषदों का जो सृजन कैसे होगा, राज्य में कैसे बनाए जाएंगे, कैसे क्रिएट होंगे। 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है 170, दैट मीन्स कि विधानसभाओं की संरचना, उनका कैसे, उनका जो है कंपोजिशन होगा। 171 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करता है, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर 171 क्या कहता है कि विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी। पहले विधानसभाओं की पड़ी थी, अब विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी। 172 क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करता है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, ड्यूरेशन क्या होगा। नाउ लेट्स सी 173 क्या कहता है आर्टिकल, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई 174 में कि विधानमंडल के सत्र, उनके सत्रावसान और उनके विघटन
डिसोल्यूशन, ठीक है, इसमें बताया ना कि उसके डिसोल्यूशन की क्या बात की गई है इसमें। नाउ लेट्स सी आर्टिकल 175 क्या कहता है कि राइट टू ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ द हाउसेज, यानी कि सदन या सदनों की जो अभिभाषण का या उनके जो मैसेजेस है ना उनको भेजने का राज्यपाल के पास क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट्स होते हैं गवर्नर के पास। 176 कहता है कि राज्यपाल यानी कि स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ठीक है। इसके बाद 177 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेज, सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों की बात करता है ये। 178 आर्टिकल बोलता है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मीन्स विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यहाँ पर बात की गई, स्पष्ट है। 179 कहता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स, दैट मीन्स कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद खाली हो जाते हैं उसमें पद त्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया की यहाँ पर बात की गई है। 180 क्या कहता है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज अ स्पीकर। 181 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, द स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रोसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इन अंडर कंसिडरेशन, दैट मीन्स जो हमारा क्या बोलते हैं अध्यक्ष, मतलब कि जो स्पीकर है तो स्पीकर या उपाध्यक्ष की बात कर रहा है कि पद से हटाने के लिए कोई ऐसा संकल्प है जो विचाराधीन है, उसका जो है पीठासीन अभी नहीं हुआ है। द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रोसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, क्लियर है। 182 कहता है द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 183 आर्टिकल में मेंशन है कि वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इनके वेकेशन और रेजिग्नेशन की बात की गई है। 184 में दिया द पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और एक्ट टू एज चेयरमैन, चेयरमैन की जब रिक्तता होती है, जब वो पद रिक्त होता है उस वक्त में, ठीक है, उनके कर्तव्यों का पालन उस समय पे कौन क्या करता है, उपसभापति के वहां पर क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर सभापति और उपसभापति के जो है वो वर्क प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया। 185 कहता है कि इसमें क्या लिखा है द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रोसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सभापति उपसभापति समझ आ रहा है, उसके पीठासीन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 186 कह रहा है आर्टिकल 186 कह रहा है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इन सब की सैलरीज की और यहाँ पर इसके जो है पद की और जो इनकी सैलरीज हो गई इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 187 कहता है सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, यानी कि राज्य की विधानमंडल की सचिवालय लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट यहाँ पर सेक्रेटरीट होगा, ठीक है। 188 क्या कहता है ओथ और एफर्मेशन बाय द मेंबर्स, क्लियर है आपको ये। 189 में दिया गया वोटिंग इन हाउसेस power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum, ठीक है। 189 में देखिए क्या है कि सदनों के मतदान, उनकी रिक्तियां जो होती है उसमें कार्य की शक्ति क्या होगी, उनकी गणपूर्ति की बात की गई है, क्लियर है। 190 कहता है वेकेशन ऑफ सीट्स की बात करें, जब जो सीट्स खाली हो गई हैं उसके बारे में क्या प्रोसेस कैसे क्या रहेगा यहाँ पर बताया है। 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, जो है उनके जो जैसे कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन की क्या क्या हो सकती है मेंबर्स के लिए, उनकी अर्हताएं तो क्या होता है क्वालिफिकेशन होता है, नियरताएं, देखिए सिंपल से समझते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात की गई है। 192 कहता है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, दैट मीन्स सदस्यों की नियरताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो है एक विनिश्चय किया जाएगा। 193 कहता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझिए, जो आर्टिकल हमारा 188 है ना, उसके अंतर्गत जो शपथ ली जाती है उसको करने से पहले, या फिर उसमें क्या होता है कि अगर करने से पहले, शपथ को करने से पहले आप बैठक में बैठते हैं तो मत देने की शक्ति जो है निरर्थ आपको क्या हो जाती है, यहाँ पर लिखा है ना इसमें कि ओ सेरेमनी व्हेन डिस्क्वालिफाइड हो जाती है वो, ठीक है, उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाता है, क्लियर है। 194 कहता है कि पावर्स प्रिविलेजेस एंड एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेज लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयरफॉर की बात करता है। आइए 195 क्या है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। 196 आर्टिकल बोलता है प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स की बात कर रहा है। 197 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मेनी, किसकी
बात कर रहा है, मनी बिल्स की बात कर रहा है 197 में। तो इसको ऐसे समझिए कि धन विधेयक से जो अलग विधेयक होते हैं उनके बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर क्या होता है, निर्बंध होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। 198 में क्या है, स्पेशल प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स की बात कर रहा है। धन विधेयक से संबंध कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती है, स्पेशल प्रोसीड्यूर होता है। 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल को परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। आर्टिकल 200 देखिए क्या कहता है, असेंट टू बिल्स। असेंट टू बिल्स मतलब विधेयकों की अनुमति की बात कर रहा है। 200 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि विचारों के लिए आरक्षित विधेयक यानी कि बिल्स रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा जो विचार किए जाएंगे उसको आरक्षित किया जाता है। आर्टिकल 202 कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट बताया था उसमें मेंशन नहीं बल्कि क्या मेंशन है 202 में, यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है, बजट नहीं मेंशन किया गया है। 203 देखिए क्या कहता है, प्रोसीड्यूर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स की बात कर रहा है। आर्टिकल 204 अप्रोप्रिएट्स बिल की बात कर रहा है यानी कि विनियोग विधेयक की बात कर रहा है। वही 205 में देखेंगे सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की बात कर, अनुपूरक और अतिरिक्त जो अनुदान है, जो ग्रांट्स है उनके बारे में बताया क्या है। 206 वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट्स एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करें, लेखानुदान और एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात की जा रही है। 207 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स यानी कि वित्त विधेयक के बारे में कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। 208 आर्टिकल क्या कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर मतलब प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, ठीक है। 209 में दिया गया है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीड्यूर इन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस की यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए आगे के आर्टिकल देखिए क्या है, जैसे 210 हो गया, लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर, जो है कि विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग हो सकती है। 211 में क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, दैट मीन्स विधानमंडल में चर्चा पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। 212 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की जो भी कार्यवाहियां होती हैं उनकी जांच नहीं कर सकता, नहीं किया जाएगा, उनकी जांच को नहीं मतलब प्रोसीड नहीं होगा। 213 क्या कहता है आर्टिकल, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलिगेट और ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, दैट मीन्स विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश विज्ञापित करने की राज्यपाल की पावर्स क्या क्या होती है, पावर्स ऑफ गवर्नर की यहाँ पर इनडायरेक्टली बात की गई है। देखिए अब हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किसके बारे में क्या लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में उनके गठन, उनकी संरचना, उनकी पावर्स, उन सब के बारे में मेंशन किया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स टू बी रिकॉर्ड यानी कि उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, इसकी बात करता है। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, दैट मीन्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या क्या होंगी, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाएगा तो क्या क्या उसकी कंडीशंस होगी। आर्टिकल 218 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, दैट मीन्स 218 में बोलता है कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ ऐसे उपबंध होंगे जिनका उच्च न्यायालय को लागू होना अनिवार्य होगा। 219 ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, स्पष्ट है। 220 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेट आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। यहाँ पर देखिए क्या है कि 220 में स्थायी जो न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, क्लियर है। 221 कहता है सैलरीज और जजेस की सैलरीज की बात कर रहा है। 222 यानी कि 222 में ट्रांसफर ऑफ अ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एंड सेकंड हमारा देखेंगे क्या है 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई। और 224 आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात करता है। 224A में देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट, दैट मीन्स इसमें क्या है 224A है ना यहाँ पर, तो 224A कहता है कि हाई कोर्ट्स की बैठकों में जो रिटायर्ड हो चुके न्यायाधीश उनकी नियुक्ति की यहाँ पर बात कर रहा है। 225 क्या कहता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए फिर नेक्स्ट आते हैं 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स
इसमें कुछ रिट्स जारी करता है, कुछ रिट्स निकालने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट के पास जो है वो कुछ पावर्स होती हैं। नाउ लेट्स सी 226 ए क्या कहता है कि इसमें आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो कि इसमें दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज नॉट टू बी कंसीडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर 226 आर्टिकल, इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब तो इस पर संवैधानिक वैधता पर विचार अब नहीं किया जा सकता है, कुछ इसमें दिया गया है। आर्टिकल 227 कहता है पावर्स ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, दैट मीन्स सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां, हाई कोर्ट के कुछ पावर्स है इसके रिगार्डिंग। 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। इसके बाद हम देखते हैं 228 क्या कहता है। 228 ए जिसमें बोलते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज, इसको भी अब निरस्त कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज मच एज। सो 229 में देखते हैं हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के अधिकारी और सेवक और उनके व्यय, उनके जो है एक्सपेंसेस की बात करता है। चलिए आगे देखिए 230 क्या कहता है, एक्सटेंशंस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, किसमें 230 में, ठीक है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र के लिए विस्तार पर बात की गई है। 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स की बात की गई, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 232 में जो है इंटरप्रेशन यानी कि उसको व्याख्या की बात की गई, जो अब उसको रिपील्ड कर दिया गया है, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। 233 देखिए, अब देखिए यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात की गई, दैट मीन्स अधीनस्थ न्यायालय। अभी तक हमने हाई कोर्ट पढ़ा था, अब हम अधीनस्थ यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ आर्टिकल्स देखिए, जैसे 233 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, कैसे का अपॉइंटमेंट रहेगा। 233 ए कहता है वैलिडेशन अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजेस एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस यानी कि कुल जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए जो डिसीजन है उनका जो है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 234 में देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस, यहाँ पर देता है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों में भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, जो इनका जो है रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है। 235 कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करता है। वहीं 236 देखेंगे इंटरप्रेशन की बात करता है, निर्वचन की बात करता है। 237 में देखिए क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स की यहाँ पर बात की गई है, जैसे कुछ वर्गों और वर्गों के जो मजिस्ट्रेट होते हैं इस अध्याय में उनके उपबंधों को लागू होना होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेट इन पार्ट बी, ठीक है, स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको निरस्त कर दिया गया है कि प्रथम जो फर्स्ट हमारी शेड्यूल अनुसूची है उसके भाग बी में जो राज्य के बारे में दिया गया उसको रिपील्ड कर दिया गया है। इसको फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे 238 आर्टिकल इसमें कहता है कि राज्य के भाग यानी कि राज्य के जो पार्ट 6 है उसके प्रावधानों का पहली अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें भाग बी में भी लागू होना होता है, तो इसको कैंसिल कर दिया गया है। आइए देखिए बाकी हमारे देखिए यूनियन टेरिटरीज, अब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम 239 से 242 के अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या आर्टिकल्स हैं। जैसे 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है ना यहाँ पर। 239 ए क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। आगे देखिए 239 ए वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, यहाँ पर देखिए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए। वहीं अब 239 ए बी पढ़ेंगे, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं, इनमें मैच द फॉलोइंग में आपको हो सकता है दे दें, इसके आगे सेंटेंसेस लिखे उनके सब्जेक्ट्स लिखे हो तो कंफ्यूज नहीं होता है होना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 239 ए एंड 239 ए बी। सो देखिए डिफरेंस इसमें क्या है, 239 ए बोलता है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली एंड 39 वी में ए वी में बोला क्या है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात कर रहा है। Now let's jump 239B, power of administrator और promulgate ordinances during recess of legislature की यहाँ पर बात की गई है। इसका मतलब है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पावर्स होती हैं। 240 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। 241 में हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दैट मीन्स संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट्स की बात करता है। 242 में देखेंगे कुर्ग की बात, इसको रिपील्ड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया, तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए नाउ लेट्स स्टार्ट पंचायत के बारे में काफी बार आप देखेंगे हमारे, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो
एनी स्टेट एग्जाम्स या यूपीएससी हो, काफी बार उसमें पंचायत से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक ऑलवेज रहता है ये। तो पंचायतों को स्किप मत करिएगा। तो चलिए एक छोटी सी पंचायत बैठाकर हम इस पंचायत को पढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल 243 क्या कहता है, उसमें डेफिनेशन दी गई है पंचायत की। 243A में देखिए, इसमें ग्राम सभा की बात बोली गई है। 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों के गठन की बात की गई है। नाउ लेट्स सी 243C, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना। 243D, स्थानों का संरक्षण कैसे क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसी रहेंगी। 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत हो जाएगा। 243F बोलेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो उसके हैं, मतलब पंचायतों के जो इसमें सदस्यों के कैसे डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा उनका, ठीक है। 243G कहता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, स्पष्ट है, क्लियर है। 243H बोलता है पावर्स ऑफ इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड ऑफ द पंचायत, दैट मीन्स 243H क्या कहता है, पावर्स ऑफ इम्पोज टैक्सेस बाय द फंड्स एंड ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायतों के द्वारा जो टैक्सेस का अधिरोपित करने की शक्तियां क्या, उनकी निधियां क्या होंगी इसमें। 243I क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मीन्स वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ना, उसका देखिए रिव्यू करेगा, पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद देखिए 243J क्या कहता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायतों के लिए जो है वो लेखाओं का संपरीक्षा किया जाएगा। 243K कहता है इलेक्शंस ऑफ द पंचायत, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है, क्लियर है। 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होने की यहाँ पर बात की गई है। 243M क्या कहता है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, दैट मीन्स पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। आर्टिकल 243N में क्या दिया गया है, यहाँ पर 243N बोलता है कि विद्यमान विधियों और पंचायतों के बने रहने की बात करता है, एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन बने रहने की बात करता है। 243O क्या बोलता है, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स में बात की गई है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात की गई, उनको जो है वहां पर क्या कहता है कि वर्जित करता है वहां पर जाना, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद म्युनिसिपैलिटीज की यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 243P में इनकी डेफिनेशन दी गई है। 243Q में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इनके गठन की बात की गई है। फिर आप देखेंगे कंपोजिशन की, म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई, उनकी संरचना की। 243S में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमिटीज एक्सेट्रा, यानी कि इसमें किसकी बात की गई है, वार्ड समितियां आदि के गठन की संरचना की बात की गई है। 243 इसके बाद क्या दिया है, T में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसे क्या आरक्षित होंगी इसमें। 243U क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज पार्टीज, इनकी अवधि क्या होगी। 243V क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। इसके बाद हम देखेंगे 243W, इसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। 243W में देखिए पावर्स, अथॉरिटी एंड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है। 243X कहता है पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस बाय द फंड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है। 243Y में आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की बात कर रहा है। वहीं पर 243Z में देखेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा की बात करता है। 243 आप ZA देखेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा रफ करना चाहूंगी ताकि आप क्लियर समझ सके। जैसे 243ZA है, यहाँ पर क्लियर है, इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, यानी कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन, वही सीधी सी बात है। 243ZB क्या कहता है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होने की बात करता है। वहीं 243ZG आप देखेंगे कि इस पार्ट में बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन किसकी बात कर रहा है, इलेक्टोरल मैटर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। आइए देखिए हो गया। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या क्या होती हैं, यानी कि सहकारी समितियां क्या होती हैं और किस किस आर्टिकल में इनके बारे में क्या मेंशन किया गया है। देखिए 243 आप ZH देखेंगे, डेफिनेशन दी गई है। 243ZI देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, यानी कि बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल के बारे में इसमें बताया गया है। वहीं आप 243ZJ देखेंगे तो बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की बात की गई, नंबर्स एंड टर्म्स मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस किसकी बेयरर्स की बात की गई है। देखिए 243ZK में क्या गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, इसके मेंबर्स के इलेक्शंस की भी तो बात की
जाएगी ना, कैसे क्या चुनाव होंगे। वही 243 आप ZL देखेंगे, सुपर क्या लिखा है, सुपर सेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट की बात करता है, यानी कि बोर्ड की बर्खास्तगी, निलंबन और अंतरिम व्यवस्था जो होगी उसके बारे में बताता है। 243 ZM देखिए, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके सहकारी समितियों के लेखा का जो अंकेक्षण किया जाएगा। 243 ZN में कन्वीनिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग्स की बात कर रहा है, सामान्य सभा की बैठक को आहूत करना होगा इसमें। 243 ZO में राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट हमारा देखिए क्या है 243 ZP, इसमें रिटर्न्स की बात करता है। 243 ZQ में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यानी कि अपराध और जो दंड है उसके बारे में मेंशन किया गया है इससे रिलेटेड। फिर देखते हैं 243 ZR, 243 ZR एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्या आता है हमारा 243 ZS एप्लीकेशंस टू यूनियन टेरिटरीज, संघीय क्षेत्रों के आवेदन की बात करता है। 243 ZT क्या कहता है कि वर्तमान कानून जो लॉज बनाए गए उनको एग्जिस्ट करना, उनको जारी रखना कहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें 244 एंड 244A के बारे में मेंशन किया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट की 244 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, वही सीधी सी बात है, उसके प्रशासन की बात कर रहा है, ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज की। देखिए 244A क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड सर्टेन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयरफॉर, क्या है, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जिनको क्या है एक स्वशासी शासन बनाना है, और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद दोनों को सृजन की, दोनों को बनाने की, फॉर्मेशन की बात यहाँ पर की गई है। आइए नेक्स्ट पे जंप करते हैं, जैसे संघ और राज्यों के बीच विधायिका संबंधी किसकी लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। 245 में दिया गया है संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो लॉज है उनके विस्तार की बात करता है, एक्सटेंड करता है उनकी बातों को। 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। 247 के बारे में देखिए, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोड्स की बात करता है। देखिए इसमें सारे जो आर्टिकल्स दिए गए उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अब हम नीचे देखिए इसमें पावर्स ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर विद द रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। 250 में देखेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन की बात करता है। देखिए इसमें क्या आपात की घोषणा के प्रवर्तन को जो स्टेट जो लिस्ट है उसके विषय के संबंध में जो कानून बनाने की संसद की यहाँ शक्ति की बात की गई है। फिर देखते हैं 251 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो अनुच्छेद आर्टिकल 249 है और जो हमारा आर्टिकल 250 है उसके अधीन बनाई गई जो लॉज है वो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत होती हैं, दिखा है ना, इन कंसिस्टेंसी की बात करता है यहाँ पर। चलिए 252 द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट्स की बात कर रहा है। चलिए आगे के हम देखते हैं कुछ इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आप देखिए 255 पे आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रोविजन सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीड्यूर ओनली, ठीक है। इसमें तो सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में जो अपेक्षाएं हैं, ठीक है, जो उनकी रिकमेंडेशंस या फिर जो उनके रिक्वायरमेंट है उसको केवल प्रक्रिया के विषय को मानना यहाँ पर जरूरी बताता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर संघ राज्य प्रशासनिक संबंध सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई। ऊपर हमने विधायी संबंध पढ़ा था, इसमें हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात कर रहा है। जैसे 256 में देखिए राज्यों की संघ की बाध्यता के बारे में बताता है। आर्टिकल 257 हमें कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण के बारे में दिखाता है। वही 257A में देखेंगे कि राज्यों को सशस्त्र बल, ठीक है, सशस्त्र बल मतलब समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है, संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग करता है, इसको रिपील्ड कर दिया गया है तो अभी इसको जरूरी नहीं है। 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ के पास क्या शक्तियां होती हैं। 258 देखेंगे तो संघ के कृत्य सौंपने के राज्य की शक्ति क्या होती है। वही 259 में देखिए पहली जो फर्स्ट हमारी शेड्यूल है उसके पार्ट बी में राज्यों के सशस्त्र बल, इसको रिपील्ड कर दिया गया है। 260 कहता है कि सार्वजनिक भारत के बाहर की, माफी चाहती हूँ, भारत के जो बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता की बात करता है, यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है।
देखिए इंटर स्टेट रिलेशन आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर दिया है 261, 262 एंड 263 की यहाँ पर बात करें। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन से, जैसे 263 हो गया, इसमें देखिए क्या है कि अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं या उनके जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय की यहाँ पर बात की गई। किसकी बात की गई? वाटर्स ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर्स वैली की। 263 में क्या दिया है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट हम जंप करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि संघ और राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में बताता है। जैसे 264 में इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन कैसा रहेगा। 265 में टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है आपका, जैसे कि 267 हो गया, इसमें क्या दिया गया? आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। वही 268 में ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, यानी कि 268 में क्या होता है कि संघ द्वारा जो टैक्सेस लगाए गए लेकिन उनको राज्य जो है संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क को यहाँ पर उसके मेंशन किया गया है। देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 268A में क्या दिया गया है? सर्विस टैक्स की बात कर रहा है, बाय द यूनियन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड द स्टेट, इसको रिपील कर दिया गया है, तो इसको छोड़ते हैं। अभी हम देखते हैं 269 क्या कहता है कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले टैक्सेस का यहाँ पर कलेक्शन और लिवाइव की बात कर रहा है, उनके कलेक्शन की बात कर रहा है टैक्सेस की। 269A बोलता है कि देखिए 269A में है लिवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। देखिए 270 में आते हैं टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, जैसे 271 हो गया, इसमें 272 हो गया, 273, 274, इन सब में इसी के बारे में मेंशन कुछ चीजें की गई है। 281 देखिए, अब हम 281 को देखते हैं यहाँ पर। जैसे 280 देखिए फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, इसमें किसके? वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर 279A भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें जीएसटी की काउंसिल की बात की गई है, तो उसका परिषद कैसा क्या रहेगा, कितने इसमें कौन अध्यक्ष होगा, इसके सदस्य कौन कौन होंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 280 इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कमीशन की बात करता है, वित्त आयोग 281 में वित्त की बात करता है, वित्त की बात की जा रही है। 282 में आप देखेंगे एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। 282 में क्या बोला गया है, जैसे देखिए संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए गए व्यय जितना खर्च होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया, लिखा है ना मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस की यहाँ पर बात कर रहा है। 283 में आप देखेंगे तो संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लेख लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की यहाँ पर बात की गई है। 284 में कस्टडी ऑफ स्वीटर्स डिपॉजिट्स एंड अदर मनी रिसीव बाय द पब्लिक सर्वेंट्स एंड द कोर्ट्स। इसके बाद आप धीरे धीरे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं, इसमें 292 पर हम आते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा उधार जो लिया जाता है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। फिर इसमें 293 में बोरोइंग बाय द स्टेट्स की बात की गई है। फिर सरकार के अधिकार और उनकी ड्यूटीज देखिए लाइबिलिटीज एंड राइट्स की बात की गई है। उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल पहला देखिए 294 में कि कुछ दशाओं में जो उनकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उनकी आस्तियों, ठीक है, अधिकारों, लाइबिलिटीज की बात करता है, ऑब्लिगेशंस की बात करता है, बाध्यताओं की बात करता है, उसके उत्तराधिकार के बारे में यहाँ पर दिया गया है। वहीं आप स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे कि 295 में देखिए क्या दिया गया था कि अन्य दशाओं में संपत्ति और उनकी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन इन अदर केसेस में बात करता है। 296 में देखिए क्या दिया गया है, राजगामी और इसमें स्वामी विहीन होने के इसमें जो संपत्ति की बात की गई है, देखिए लैप्स और बोना किसकी बात की गई है, वैकेंचिया की बात की गई है। 297 में थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू वेस्ट इन द यूनियन की बात करता है, यानी कि इसमें देखिए राज्य क्षेत्र के जो उनके जो सागर है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके किसकी जोन, वाटर जोन की बात कर रहा है, उसमें जो है कि मूल्यवान चीजों और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी कि इसमें इकोनॉमिक जोन है, उसके जो है संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना अनिवार्य होता है। 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड, यहाँ पर व्यापार करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें 299 में संविदाएं दी गई, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, 300 में सूट्स, इसमें बाद और कार्यवाहियां दी गई है। 361 यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें ये संपत्ति के अधिकार में 300A में आपको दिखेगा, इसमें क्या दिया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को
संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना है। वहीं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम की बात करता है। 301 हो गया, जैसे 302 हो गया, इसका 303 हो गया। 301 से 307 तक आपको इनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें 307 को अगर हम डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पर, बाकी क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है, जिससे 307 एक तरह से इंपॉर्टेंट भी थोड़ा हो जाता है कि अनुच्छेद जो 301 है और अनुच्छेद 304 के जो उनके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति की बात करता है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट, उसकी अथॉरिटी की बात करता है। यहाँ पर फिर हम पब्लिक सर्विसेज को देखते हैं। लोक सेवाएं में क्या कौन से क्या आर्टिकल, जैसे 308 में उनके इंटरप्रिटेशन की बात करता है, 309 में उनके संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो भर्ती है, उनके अपॉइंटमेंट, जो रिक्रूटमेंट है और उनकी कंडीशंस की बात करता है, कैसे क्या रहेंगी शर्तें उनकी। 310 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की बात करता है। 311 में आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 311 में संघ और राज्य के अधीन जो सिविल की हैसियत से जो वहां पर व्यक्तियों को जो चुना गया है, उन्हें पद से कैसे हटाया जाना, पंक्ति में उनका अवनत किया जाना, उनकी बात करता है। ठीक है, रिडक्शन की बात कर रहा है। यहाँ पर 312 में ऑल इंडिया सर्विस, इसमें यानी कि आपको अखिल से भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 312A में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने और उन्हें जो है उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति क्या है, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, कैसे इसमें संसद जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 313 ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बात करता है, संक्रमणकालीन उपबंध इसमें दिया गया है। वहीं 314 में दिया गया है कि जो प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज, इसको रिपील कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए आप सब तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से इसको और पढ़िएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कैसे क्या पता होना चाहिए। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाओं के आयोग की बात की गई, कमीशन बनाए गए हैं उनके। ठीक है, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करता है। 317 में देखेंगे लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या उनको निलंबित किया जाना, निलंबित मतलब सस्पेंशन किया जाना है। 318 में पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस टू ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। आइए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि 320 क्या कहता है, लोक सेवा के आयोग के कृत्य की बात करता है, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, उसके जो पावर्स इसको एक्सटेंड करने की बात की जाती है। 322 एक्सपेंसिव ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड 323 इपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवाओं के आयोग के प्रतिवेदन की बात करता है। अब इसमें ट्रिब्यूनल्स देखिए क्या है, ट्रिब्यूनल्स में दो ही है, 323A, 323B की बात करता है। पहले में इसमें प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, दूसरे में ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर्स मैटर्स है, अन्य विषयों के लिए क्या प्राधिकरण बनाए जाएंगे। अब आते हैं हम इलेक्शंस पे। इलेक्शंस देखिए, इलेक्शंस जो है भारत का एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय हमेशा से बना रहता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, वी नो वेरी वेल। तो इसमें इलेक्शंस के बारे में कैसे क्या होते हैं, नॉट इवन आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करें इसलिए पता होना चाहिए, एज एन यू नो जैसे आप नागरिक हैं भारत के, तो नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए कैसे क्या इलेक्शंस होते हैं, किसके अंतर्गत क्या आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए देखिए आर्टिकल में 324 को पहले देखिए क्या कहता है कि 324 में इसमें दिया है सुपरिटेंडेंस ऑन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। 325 कहता है कि 325 में धर्म, मूल वंश और जातीय लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए जो है अपात्र होना मतलब जरूरी होना होता है, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के दावा किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, इसके बाद कास्ट का हो या किसी भी सेक्स से रिलेटेड हो। आइए 326 कहता है कि इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा है, अडल्ट जो सरफ्रेज की बात कर रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 327 में पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद किसकी रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स की बात कर रहा है। क्लियर है। आइए थोड़ा सा हम इसको और बढ़ते हैं आगे। इसमें काफी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर 329 देखिए, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स की बात करता है। 329A में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मेंशन नहीं किया गया है, डजंट नो प्रॉब्लम, आप मेंशन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके मामले में पार्लियामेंट के लिए चुनाव संबंधी कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि अब इसको रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है।
है, टेंशन की कोई बात नहीं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन, यहाँ पर कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध दिए गए, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें हम क्लासेस के बारे में पहले पढ़ेंगे, वर्गों के बारे में। जैसे पहला आर्टिकल कहता है 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउसेज ऑफ द पीपल। 331 हमारा कहता है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है। क्लियर है, देखिए इसमें लिखा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात की जा रही है। 332 में देखिए राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो है वो जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई, किसमें, राज्यों की विधानसभाओं में बात की जा रही है। 333 में राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। यदि हम इसमें देखें आर्टिकल 336 पे अगर हम जंप करते हैं तो देखते हैं कि कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष उपबंध किए गए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आइए देखिए 338 इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट से। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, देखिए ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स है उनको लेकर ये दो यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे 338 में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ट्राइब्स की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। 338B देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित, इसके बाद 338B दिया है नेशनल क्लासेस कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड, यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, नेशनल, यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है ना, अदर बैकवर्ड की बात कर रहा है। देखिए 339 में क्या दिया गया, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में, उनके वेलफेयर, उनके कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण कैसे क्या होगा। 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होगी, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है। 341 में शेड्यूल कास्ट दिए गए, 342 में शेड्यूल ट्राइब्स दिए गए, 342A में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बारे में किया गया है। क्या बोलता है 342A में, यहाँ पर आप स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की जा रही है। देखिए आर्टिकल्स रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट मीन्स अब हम राजभाषा जो हमारी है उसके बारे में हम यहाँ पर आर्टिकल्स में देखेंगे। तो कौन कौन सी कैसी क्या राजभाषाएं हैं, जैसे देखिए 343 में संघ की राज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दिया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की क्या क्या कमिटीज बनाई गई हैं, लिखा है ना, द लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 345 में देखिए राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, उनकी क्या क्या लैंग्वेजेस या लैंग्वेज हो सकती है, रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पर दे रहा है 345, 346 में। तो 46 क्या कहता है 346 की, यहाँ पर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच जो है जो पत्र आदि होती है उनकी राजभाषा क्या होती है, समझ गए आप। यहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर और बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी क्या होगी कम्युनिकेशन की। 347 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन वाया सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, क्लियर है। इसके बाद देखिए 348 क्या कहता है हमारा आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनके जो अधिनियम है, उनके विधेयक है आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। 349 में बोलता है कि भाषा से संबंधित कुछ ऐसे लॉज है जिनको अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, कुछ स्पेशल प्रोसीड्यूर होगा, लिखा है लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं के बारे में। 350 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 350 में दिखा है कि इसमें देखिए क्या लिखा है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर द रेड्रेस और ग्रीवेंस की बात करें, ग्रीवेंसेस की बात करता है यहाँ पर। देखिए 350A में फैकल्टीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज की बात करता है। 350A में देखिए 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की क्या सुविधाएं हो सकती है वो बताता है। 350B क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ विशेष राइट्स है, कुछ विशेष उनकी जो है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। 351 में हिंदी भाषा के डेवलपमेंट के क्या निर्देश होंगे उसके बारे में बताया गया है। ये हो गई भाषा की बात, आपकी राजभाषा की, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से स्टेटमेंट पूछे जाएंगे कि कौन सी राजभाषा किसके अंतर्गत, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सी लैंग्वेज है, हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, एक्सेट्रा चीजें ध्यान रखनी है। इमरजेंसी प्रोविजंस में अगर हम आए तो इसमें आपातकालीन प्रावधान कुछ आपको
दिए जाते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 2-3 यहाँ पर आपातकाल दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको वित्तीय आपातकाल से फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है उसके बारे में दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी जैसे इसमें बोल देंगे कि जो आंतरिक अशांति को लेकर कौन से किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, ऐसी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। और यहाँ पर पार्ट भी पूछा जा सकता है उसके दौरान किस पार्ट के अंतर्गत कौन से अधिकार दिए गए जो समय पर हमारे निलंबन हो जाते हैं, जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। तो वो सब आपको यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। जैसे आर्टिकल 352 क्या कहता है, आपातकाल की उद्घोषणा की बात करता है। 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट कैसे डालेगा। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राज्यों राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरचना करने के संघ के ड्यूटीज क्या क्या होंगी। वही देखिए 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स की बात करता है। इसमें देखता है 356 में 357 देखिए क्या कहता है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो की गई उद्घोषणा है उसके अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे क्या होगा। 356 में जो मेंशन किया वो 357 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। 358 में आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन, यानी कि सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल 19 को आपातकाल के दौरान पे इसको निलंबित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई आर्टिकल्स दे दिए हैं किसको निलंबित किया जाता है किसको नहीं किया जाता, तो ध्यान देना आर्टिकल 19 को ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंशन कर दिया जाता है इसका। आर्टिकल 359 देखिए क्या कहता है कि आपात के दौरान यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे पार्ट 3 द्वारा जो हमें आर्टिकल्स दिए गए उनके प्रवर्तन का निलंबन कर दिया जाता है, उनको क्या सस्पेंशन की बात यहाँ पर की गई है। 359A क्या कहता है, इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना जो कि रिपील कर दिया गया है एप्लीकेशन इसकी। 360 में है प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपात वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया कि इसमें 360 में ध्यान रखिएगा। विविध प्रावधान अब क्या क्या है इसमें वो देखते हैं क्या क्या और प्रोविजन दिए गए। 361 में जैसे देखेंगे अब राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के संरक्षण के प्रोटेक्शन की बात करती है। इसके बाद 361 आप ए में देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात की गई है। 360 बी में देखेंगे लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। ठीक है, 362 में देखिए क्या है भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार जिसे अब रिपील कर दिया गया है। इसमें आप आते हैं 364 देखिए क्या देखा है कि 364 में दिया है स्पेशल प्रोविजन एज टू मेजर पोर्ट्स एंड किसके बारे में बात कर रहा है ये 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद 365 देखिए क्या है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उनको इम्प्लीमेंट करने में असफलता का प्रभाव क्या क्या होगा। यहाँ पर वो सब फेलियर इफेक्ट ऑफ फेलियर की बात कर रहा है। ठीक है, इसका 366 देखेंगे उसमें परिभाषाएं दी गई इससे रिलेटेड और 367 में उसके इंटरप्रिटेशन की बात की गई, इसके निर्वचन की बात की गई है। अब हम देखते हैं संविधान का संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको बनाया जाता है कहीं कहीं पर जब संशोधन किया जाता है तो किस आर्टिकल को किसके द्वारा संशोधित किया जाएगा, किस तरह कितने हमारे संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो सब 368 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। 368 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी कि टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है। जैसे 369 क्या कहता है राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट्स है उसके संबंध में लॉ बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय हो। ठीक है, संवर्ती सूची समझ रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए 370 को अब रिपील कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। 371 में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ नागालैंड। 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट आसाम। 371 में मणिपुर से रिलेटेड दिया गया है। 371 डी में देखेंगे आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसमें इसका स्पेशल प्रोविजन है। 371 ई में स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रल एस्टेब्लिश की गई उसके बारे में दिया गया है। 371 एच स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड देन 371 आई स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द गोवा। 371 जे स्पेशल प्रोविजन इस रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। 372 continuance in force of existing laws and their adoption की बात कर रहा है। 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्त बने रहना और उनका अनुकूलन की बात करता है। 372 ए देखिए विधियों के अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। इसके बाद हम देखते हैं 373 ए हो गया, 374 हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें 375 में क्या क्या दिया, जैसे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय और प्राधिकारी और अधिकारियों के कृत्य करते रहने को 375 में मेंशन किया गया है। आइए
इसमें 376 देखिए क्या है, इसमें दिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में क्या उपबंध है। वहीं देखेंगे 377 इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में यानी कि कैग के बारे में क्या क्या दिया गया है। नाउ लेट्स सी 378 लोक सेवा आयोग के बारे में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। 378 क्या कहता है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में, उसकी ड्यूरेशन के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। 378 ए क्या कहता है, क्लियर हो गया। 379 में देखिए क्या है, प्रांतीय संसद और उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ प्रावधान है जो कि अब रिपीट कर दिए गए हैं। 380 देखिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, इसको रिपीट कर दिया गया। 381 को भी रिपीट कर दिया, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें 382 देखिए, प्रथम जो फर्स्ट हमारी शेड्यूल है इसे पार्ट ए में अंतरिम राज्य विधायिकाओं के संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए थे जो रिपीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसमें क्या क्या, देखिए काफी सारी चीजें जो इसमें है ना आर्टिकल देखिए जो रिपीट कर दिए गए, जैसे फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, जैसे ये रिपीट 384 385 हो गया, 386 हो गया, 387 हो गया, वहीं आप 388 हो गया, ये सब रिपीट निरस्त कर दिए गए। 389 हो गया, 390 हो गया, 391 हो गया। 392 में द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट तो रिमूव डिफिकल्टीज इसकी बात कर रहा है, यानी कि 392 में आप देखेंगे कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है। ठीक है, 393 में क्या देता है, शॉर्ट टाइटल देता है, इनके संक्षिप्त नाम क्या क्या होंगे, यहाँ पर आपको वही दिखेंगे, शॉर्ट टाइटल, कॉमेसमेंट एंड एक्सेट्रा की बात करता है। 394 में देखेंगे ओमेसमेंट की बात की गई। 394 ए क्या बोलता है कि इसमें हिंदी भाषा के प्राधिकृत जो पांच है लिखा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। 395 में रिपील्स की गए हैं, इसके निरस्त कर दिया गया 395 को। देखिए ये सब हमने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े 2 पार्ट्स में आपने देखा, पार्ट 1 में आपने देखा उसका डिवीजन की बात की कितने पार्ट्स हैं एक्सेट्रा चीजें इन शॉर्ट देखा था, इसके डिटेलिंग में पार्ट 2 में देखा है। आप देखिए इससे रिलेटेड कोई भी आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। उसकी डिटेलिंग आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी मिल जाएगी, और वहीं आप इसी तरह से लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए ताकि इसका जो है आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर 12 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उनके सब्जेक्ट्स क्या है और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद क्या क्या है। एक तरफ शेड्यूल्स, सेकेंड आप देखेंगे रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड देन रिलेटेड आर्टिकल्स देखेंगे। आइए फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में दिया गया। वहीं आपको देखेंगे यूनियन टेरिटरीज और देयर एक्सटेंट यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। किस आर्टिकल में, 1 एंड 4 में आप देखेंगे। सेकंड शेड्यूल में देखिए क्या दिया गया है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। तो इसमें किस किस के भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए, भारत के प्रेसिडेंट का दिया गया है, उसमें राज्यों के राज्यपाल का दिया गया है, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर दिया गया है लोकसभा, the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha, the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly in the state, the chairman and the deputy chairman of the legislative council in their state, the judges of the Supreme Court and the judges of the high courts, the comptroller and auditor general of India। That means भारत के महालेखा परीक्षक भी इसमें जो है उनका प्रोविजन दिया गया है। किस बारे में, भत्ते विशेषाधिकार के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल्स दिए गए ना, आप सेकंड जब अनुसूची सेकंड जो शेड्यूल पढ़ेंगे तो इन सब के आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि सेकंड जो हमारे शेड्यूल है उसमें किन किन के बारे में क्या प्रोविजन है, उनसे रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक को इसमें से उठा लेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में, भत्ते के बारे में पूछ लेंगे तो कोई एक आर्टिकल दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करना। इन आर्टिकल्स को भी देखते जाइएगा किसके अंतर्गत क्या आता है। चलिए मूव करते हैं थर्ड हम शेड्यूल की तरफ, जिसमें हम देखेंगे फॉर्म्स द ओथ्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी, थर्ड शेड्यूल में ध्यान देना, ओथ के बारे में दिया गया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाएगी उसके प्रारूप की ड्राफ्टिंग के बारे में क्या कि कैसे कैसे कौन कैसे शपथ लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप संघ के मंत्री हो गया, देखिए यूनियन मिनिस्टर्स हो गया, द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जैसे संसद के सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कैग हो गया, राज्य मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो लोग हैं। ठीक है, द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करा, देखिए यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर्स की बात कर रहा है ना यहाँ पर, है ना। तो द मेंबर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, फिर राज्य के विधानमंडल के सदस्य हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इत्यादि चीजें आपको थर्ड शेड्यूल में मिलेंगी। आप इनके आर्टिकल्स देखेंगे तो यहाँ पर उनके आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड है, इन्हें पढ़िए, बताइए, कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि एक्यूरेट जो इनके मेंशन किया गया है इसके अंतर्गत मिनिस्टर्स के बारे में, उनसे कौन किससे रिलेटेड इसमें आर्टिकल दिया गया है, आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं रिवीजन के लिए। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है आपका,
देखिए इसमें स्टेट और यूटीज जो है, स्टेट और यूटीज के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह होगा, एलोकेशन ऑफ द सीट्स की बात कर रहा है 4 एंड द आर्टिकल 80 में इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्स एरियाज की बात कर रहा है। 244 में आता है ये। 6 शेड्यूल में आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए गए। किसके अंतर्गत आता है, 244 एंड 275 बी अवेयर, ऐसी चीजें पूछी गई है कई बार, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि किन किन स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है। देखिए 7th शेड्यूल में क्या दिया गया, 7th शेड्यूल में आप देखेंगे कि इसमें 3 लिस्ट डिवाइड की गई है, 3 लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। जैसे आप देखेंगे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, फिर तीसरा आप देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। अब ये किस आर्टिकल में आपको मिलेंगे, 246 के अंतर्गत। आइए अब जो आपका 8th शेड्यूल है, जो 8वीं अनुसूची, वो क्या कहती है कि संविधान द्वारा मान्यताएं प्राप्त, इसमें देखिए कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं। तो इसमें अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ओरिजिनली 14 थी जब ये आया था शेड्यूल, इसके बाद इसमें 22 लैंग्वेजेस हो गई। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस है प्लीज ध्यान दीजिएगा, जैसे असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी इत्यादि। इसमें देखेंगे मराठी हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया। इसमें काफी सारे देखेंगे। फिर तमिल देखेंगे, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 में, ध्यान दीजिए 1967 के 21st जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 21st अमेंडमेंट, 1967 में हुआ था, ठीक है। तो उसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा इन सब चीजों को जोड़ दिया गया था। फिर आप देखेंगे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71 जो संशोधन अधिनियम था, जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा, और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92 जो संशोधन था, अमेंडमेंट था, उसके द्वारा जोड़ा गया। वहीं आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था। देखिए एक ही शेड्यूल में, 8th शेड्यूल, एक ही शेड्यूल में कितनी सारी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, लेकिन ध्यान दीजिए किस अमेंडमेंट के अंतर्गत किसको जोड़ा गया था। अगर आप समझ पाए हैं तो दो तीन जो इसमें अमेंडमेंट्स दिए गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि किस अमेंडमेंट पे कौन सी लैंग्वेज को जो है, कौन सी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, इसमें आप देखेंगे 8वीं अनुसूची में थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगी, 344 एंड 351 में आपको इसके बारे में डिटेलिंग पता चलेगी आर्टिकल के अंतर्गत। 9th शेड्यूल क्या कहता है आपका कि देखिए 9th शेड्यूल है, इसमें एक्ट्स एंड द रेगुलेशन किसके बारे में, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। देखो समझो इसको, क्या है कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के जो उन्मूलन से संबंधित राज्य विधान क्या है, राज्य विधान मंडलों उनके अन्य मामलों से संबंधित पार्लियामेंट के कुछ एक्ट्स जो है और विनिमय की बात करता है कि इस अनुसूची को फर्स्ट संशोधन जो 1951 में आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा किसकी, जुडिशियल रिव्यू में इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था 9th शेड्यूल को। तथापि आप देखेंगे कि जो हमारा ईयर 2007 था, हाउएवर इन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची किसमें, 9th अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद से जितने भी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती, सम्मिलित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्योंकि बहुत जगह आपको ऐसे एक्ट दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, जबकि आप देखेंगे। आइए 10th शेड्यूल देखिए आपका क्या कहता है, इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस की बात करता है। देखिए इसमें क्या बोला गया, इस पे बेसिकली कि दल बदल, यहाँ पर देखिए दल बदल की बात कर रहा है, आप देखेंगे ना यहाँ पर दल बदल की बात की जा रही है। सो क्या है इसमें, देखिए विधानसभा और संसद के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इस अनुसूची में यानी कि इस शेड्यूल में 10th शेड्यूल को 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था। 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया था कि इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखेंगे 102 एंड 191 आर्टिकल्स में आपको इसके बारे में दिखाई देगा, देखने को मिलेगा।
11 शेड्यूल क्या कहता है आपका कि पंचायत की शक्ति स्पेसिफाइज, देखिए स्पेसिफाइज ऑफ द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। इट हैज 29 मैटर्स। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। प्लीज फोकस, क्या होता है 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट्स आपको दो दे दिए जाएंगे, उनके जो है सेंटेंसेस को स्वैप कर दिया जाएगा किसके थ्रू, 11th एंड 12th शेड्यूल के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, पंचायत से, जिसमें 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 29 मैटर्स को उसमें जुड़ा क्या था। 73rd अमेंडमेंट जब हम आगे पढ़ेंगे तो 1992 के में आया था। चलिए इसमें 243G आपको आर्टिकल मिलेगा पंचायत से रिलेटेड। डू यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12th शेड्यूल हमारा कहता है स्पेसिफाइज द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपलिटीज। किसकी बात कर रहा है, नगर पालिकाओं की बात कर रहा है। इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्लियर है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। 243W के अंतर्गत आप देखेंगे अनुच्छेद में आपको यहाँ पर नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए ये तो हो गई, अभी तक हमारे किसकी बात हो गई है, हमारे अनुसूचियों की बात हो गई है। अब हम जरा थोड़ा सा फंडामेंटल अपने राइट्स को देख लेते हैं। देखिए जरा हमारे राइट्स क्या क्या है, कितने राइट्स जो है कितने भागों में विभाजित हैं, वो क्या क्या है, उनको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, है ना। इस तरह से आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी एग्जाम्स होगा, इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए क्रिस्प करके इसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। फंडामेंटल राइट देखिए इसमें पहला क्या दिया गया है कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। एक राइट टू इक्वालिटी मतलब समता के अधिकार, और किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। सी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर बात की, इसको प्रतिषेध किया गया। किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 15 में आता है। ध्यान देते रहिए, छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीजें हैं। सो तीसरा आपका इसमें क्या दिया, आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। किसकी बात कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। किसकी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध किया गया है। देखिए आर्टिकल 17 में आप देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। देखिए ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में भी अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, मैं वहां पर भी ये मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारा अस्पृश्यता का अंत हो गया। अस्पृश्यता जो शब्द है, अनटचेबिलिटी है, उसको डिफाइन, उसको परिभाषित हमारे किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं किया गया, उसको सिर्फ मेंशन किया गया। दिस इज मेंशन, सिर्फ जो अनटचेबिलिटी उसको सिर्फ शब्द यहाँ पर गढ़ा गया है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आप देखते हैं इसमें क्या दिया गया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी की बात कर, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान होते हैं, जो इसमें है ना क्या कहते हैं सम्मान होते हैं, उसके सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई। आर्टिकल 18 में दिखेगा आपको। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हमारा दूसरा राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए क्या कहता है, 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है ये। ठीक है, देखिए इसमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, यहाँ पर क्या होता है, मैंने 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात की जा रही है। कौन कौन से, पहले भी देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आपका इसमें देखेंगे, फर्स्ट हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा आपका असेंबली हो गया। देखिए ये तो फैला हो गया। फिर दूसरा असेंबली हो गया। फिर एसोसिएशन, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, संघ की बात कर रहा है। फिर आप देखेंगे मूवमेंट, संचरण हो गया। रेसिडेंस हो गया, यानी कि निवास क्या है उसका। फिर वृत्ति, प्रोफेशन की बात कर रहा है। तो ये सबको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इस कितने पार्ट्स में, देखिए 6 में डिवाइड किया। इसके बाद इसमें किस आर्टिकल में आएगा, राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 19 to 22 के बीच में ये आर्टिकल 19 में आएगा। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप दूसरा देखेंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 20। फिर देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें आएगा, आर्टिकल 21A में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 21A में आएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी बात कर रही हूँ, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यहाँ पर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और इनके निरोध से प्रोटेक्शन की बात करता है, आर्टिकल 22 करता है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किस आर्टिकल में आता है 23 से लेके 24 तक आता है। तो इसमें बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया यानी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर भी प्रतिबंध करता है, किसमें आर्टिकल 23 में। फिर आप देखेंगे इसमें लिखा है ना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात कर रहा है यानी कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिखेगा आपको ये। वहीं आप देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किस आर्टिकल में 25 से 28 के बीच में आता है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी कि किसकी अंतःकरण की धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की पूरी तरह से फ्रीडम होता है। किस आर्टिकल में आता है देखिए यहाँ लिख लीजिए 25 में आता है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड फ्री प्रोफेशन की बात कर रहा है, वही चीज है ना। इसमें देखिए ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा ही, समझ आ रहे होंगे आप। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स की बात करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में आता है। वहीं आप देखेंगे फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है आपका। फिर आप देखेंगे इसमें दूसरी आखिरी क्या दिया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उनकी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 28 यानी कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्कशिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आर्टिकल 28 के अंतर्गत आपको देखेगा। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात कर रहा है यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30 में आपको दिखेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, आर्टिकल 29 में दी गई है। वही राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के क्या राइट्स है, तो आर्टिकल 30 में आ जाता है आपका। फिर हम लास्ट आते हैं इसमें जो हमारा है कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी तो किसी में दिए गए होंगे ना, तो वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। और आपसे अधिकतर पूछा जाता रहा है ये कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का हमें अधिकार है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। अब रिट्स इनकी क्या क्या है, इसमें इनकी या जो शामिल याचिका है वो क्या क्या है, जैसे पहला क्या दिया है इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला दिया गया है हेबियस कॉर्पस दिया गया है, मैंडमस दिया गया है, प्रोहिबिशन दिया गया है। फिर देखिए इसमें आपका क्या दिया, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया, अधिकार प्रक्षा हो गया। देखिए यहाँ पर क्यू और रेंटो दिया है ना, तो कितने रिट्स हैं इसमें, 5 रिट्स, और 5 रिट्स को किसके अंतर्गत देखेंगे आप, आर्टिकल 32 में आप देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और ऐड ऑन है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, जो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जो अवेलेबल हैं जो फंडामेंटल राइट्स, ना कि किसी फॉरेनर्स, किसी विदेशी नागरिक के लिए। तो कौन कौन से, जो सिर्फ इंडियन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 है, ठीक है। इसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिक और फॉरेनर्स के लिए भी, जो हमारे विदेशी नागरिकों के लिए भी यहाँ पर जो है वो कौन कौन से राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड देन 28। क्लियर है। देखिए इसमें लिखा है एक्सेप्ट एनिमी अलायंसेस, मतलब जो हमारे जो शत्रु जो देश है उनको छोड़कर, इसमें जो फॉरेनर्स जो हमारे आएंगे, मतलब जो फॉरेनर जो हमारे नागरिक होंगे उनके लिए यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं। फिर आता है राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो 44th अमेंडमेंट 1978 में जो आया था उसके थ्रू उसको हटा दिया गया था, किससे, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो फिर क्या हुआ कि हमारा ये जो है वो लीगल राइट बन गया। और किसके अंतर्गत आता है फिर ये लीगल राइट, आर्टिकल 300A के अंतर्गत। और आप पार्ट 12 में देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको मेंशन किया गया है। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। तो अभी आप इसीलिए 6 अभी जो पढ़े थे आपने ना, समता का, संस्कृति का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि जो 6 पढ़े थे वो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स है, नॉट 7। स्पष्ट है, क्लियर है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए फंडामेंटल राइट्स जब कब सस्पेंड होते हैं, जब हमारे नेशनल इमरजेंसी आती है। और कौन कौन से सस्पेंड हो सकते हैं, देखिए इसमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अब 6 राइट जो है उनकी गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 19 में कैन बी सस्पेंडेड, ये तब सस्पेंड हो सकते हैं जब इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ किसी बाहरी युद्ध, ठीक है। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, नीचे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की जा रही है, वहां पर है जो इनको सस्पेंड किया जा सकता है, किसको, आर्टिकल 19
shooting can be suspended only when emergency is declared on the ground of war or external aggression. क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको हम और डिटेलिंग में भी और आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि इसके बारे में हम डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए जो हमारा कितना है 86 अमेंडमेंट के बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए 86 अमेंडमेंट जो हमारा 2002 में आया था, बेसिकली उसमें मोटी मोटी चीज अभी याद रखिए। जैसे उसमें ना हमारे जो स्टार्टिंग के मतलब प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा में आप देखेंगे ना प्राइमरी एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो उसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A। इसमें घोषणा की गई थी कि स्टेट्स में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री में इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, इसमें ये बताया गया था। फिर आप देखेंगे जो हमारा एक्ट आया था 2009 में, ठीक है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है एक्ट 2009। इसमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और इसको कब जारी किया गया था, इसको कंपलसरी कब किया गया था, लाए कब गया था, RTE एक्ट केम कब आया था, कब इफेक्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में इसको जारी कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। फिर देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। देखिए बेसिकली आर्टिकल 13 में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ पावर्स मिलते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स आप देखेंगे आर्टिकल 32 में है, और इससे रिलेटेड हाई कोर्ट के पास 226 के आर्टिकल के अंतर्गत इनको कुछ पावर्स मिले हैं जो किसी लॉ को, ठीक है, कोई विधि है, किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के बेसिस पर उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखते हैं कि टर्म्स अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता हैज नॉट बीन डिफाइंड इधर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट। मैंने बताया कि जो अनटचेबिलिटी है उसको कहीं पर भी परिभाषित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट में नहीं किया गया है। इसके बाद आप देखें आर्टिकल 19 कंटेंट 7 राइट्स, ठीक है, 7 राइट्स, बट द राइट एक्वायर, अभी ऊपर बताया कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा किसको राइट, वो प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इसके बाद कितने आर्टिकल्स रह गए हमारे टोटल, फंडामेंटल राइट्स कितने रह गए, इसमें 6 रह गए। वही चीज यहाँ पर भी बता रहा है। फंडामेंटल राइट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, आर्टिकल 31A। फिर आर्टिकल 31B किसकी बात करा, इन द 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31C। ठीक है, इसके ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, सेम एज इट इज 9th शेड्यूल के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया गया कि किसी फंडामेंटल राइट का, किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो उसके लिए आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में देखेगा उसके पास राइट है, वहां जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ आप हाई कोर्ट में भी उसके लिए गुहार लगा सकते हैं। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 226 के अंतर्गत आता है। वहीं आप देखेंगे कि इसमें देखिए क्या दिया गया, एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament। आर्टिकल 33 बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 33 को हमें बताना है क्या है। देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों, लिखा है ना यहाँ सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों की बात करें, पैरामिलिट्री हो गया, फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया, आर्म फोर्सेज हो गया, उनके लिए कह रहा है कि खुफिया एजेंसी और अन्य के मूल अधिकारों के पर प्रतिबंध लगा सके। ऐसी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और इस व्यवस्था का जो रियल एम है, उद्देश्य क्या है कि उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, इसमें बोला है ना कि इसमें अनुशासन बनाए रखने की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल 34 में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 34 कहता है कि क्या दिया गया है उसमें। देखिए आर्टिकल 34 में आप देखेंगे तो कि इसके अंदर क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लग जाता है, ठीक है, सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को ये शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों, उनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पर क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ चीजें इसमें और भी दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 35, तो इसमें 35 के बारे में यहाँ पर क्या मेंशन है, देखेंगे कि इसके तहत संसद को केवल किस विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। लिखा है ना कि नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर सो दैट यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री इज मेंटेन। आर्टिकल 35 के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर किसके अंतर्गत क्या, कौन सी कमेटी से, सब चीजों के बारे में यहाँ पर धीरे धीरे बताया गया है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, अभी बताया राइट टू प्रॉपर्टी जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया। किस आर्टिकल में आता है, 300A में आता है। राइट टू चिल्ड्रन, इसमें फ्री एजुकेशन कंपलसरी की बात की गई थी। RTE की बात करा जो 2009 में आया था। ठीक है, इंप्लीमेंट फिर वो लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बोला गया था। इसमें देखिए
इसमें देखिए आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) में संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट करके ईवीएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन इसमें दिया गया। कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, अब इसमें देखिए 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या दिया गया था देखिए अब ये समझ आ गया कि किस आर्टिकल में संशोधन करके इसमें रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लोगों को इनको दिया गया था, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। तो 103 जो अमेंडमेंट आया था वो कब आया था? 2019 में। यहाँ भी एक्जैक्टली वही बात दी गई। तो उसमें आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड थ्रू द अमेंडमेंट आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ द अनरिजर्व क्लासेस कुड बी प्रोवाइडेड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। वही चीज यहाँ पर इन शॉर्ट लिखी थी, इसको डिटेल में दे दिया गया है। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट्स, यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात कर रहा है कि कैसे उनको चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा ऑल ऑफ द स्टेट। यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली एंड पुडुचेरी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस। अब देखिए दिल्ली एंड पुडुचेरी तक हो गया। इसका इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को चुनने की क्या प्रक्रिया है? ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये तो हो गई उनके चयन करने के बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, अब देखिए पार्ट जो 4A हमारा जुड़ा था, पार्ट 4A में क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज थी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में है। अपॉन द रिकमेंडेड किस समिति के द्वारा इसको किस समिति के द्वारा रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह समिति। ऐसे ही कई सारी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटीज दे दिया जाएगा, और भी कमेटीज दे दी जाएंगी। और मैच द फॉलोइंग्स में आपसे यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चन। देखिए पहले जब ये लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा तो उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स थे। फिर आप देखेंगे 86 अमेंडमेंट 2002 के जो द्वारा इसमें क्या हुआ, एक और हमारा इसमें फंडामेंटल राइट जुड़ गया। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा जो 11वां फंडामेंटल राइट था वो कौन सा फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। देखिए इसमें पार्ट 7 के बारे में यहाँ पर दिया गया कि कौन सा अमेंडमेंट में क्या हुआ। इसमें पार्ट 4A दिया गया है, वही अभी चीजें रिपीट हो रही है। पार्ट इसमें आपको देखिए 15A दिया गया है, 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको कैसे ऐड किया गया। फिर इसका पार्ट आप 9 देखेंगे, 74 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको अभी ऐड किया गया था। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए आप पार्ट जो 9B है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। वही 74 अमेंडमेंट अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 9A को जोड़ा गया था। 9 किस में था? 9 में क्या लिखा गया था? पंचायत के बारे में बताया गया था। वहीं आप देखेंगे कि इसमें देखिए 42 अमेंडमेंट के द्वारा किस पार्ट को जोड़ा गया था, इत्यादि चीजें इसमें पार्ट्स के बारे में दिया। आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब, किसे फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली कब हुई थी? द Constituent Assembly, which is a body of popularly elected representatives assembled for the purpose of drafting or adopting to the Constitution, met for the first time on 9 December 1946 में हुआ था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट कब चुने गए थे वो प्रेसिडेंट के रूप में? 11 दिसंबर 1946 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर थे, स्कॉलर थे, who would in 1950 became the first president of India, was elected the first president of the Constituent असेंबली। क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा था कि जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था इसमें कि 22 जनवरी 1946 में, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो आज जो प्रेमबल है वो किससे ली गई है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। किससे? उद्देश्य प्रस्ताव से। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेशनल फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में किया गया था। ठीक है, इसमें कौन? सैफ्रॉन हो गया, व्हाइट एंड इंडियन ग्रीन हो गया, अशोक चक्र हो गया, ये सब चीजें इसमें दी गई है। बहुत ये सब चीजें पूछी गई है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिए गए इंडिपेंडेंट इंडिया 15 अगस्त 1947। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी आप देखेंगे तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। यहाँ पर इन शॉर्ट दिया गया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड, कब पास्ड हुआ था, अडॉप्ट कब किया
किया गया था उसको 26 नवंबर 1949 में। तो इस दिन को क्या किस नाम से जाना था, कॉन्स्टिट्यूशन डे और द नेशनल लॉ डे के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। क्लियर है, यहाँ पर पास्ट और अडॉप्टेड की बात करता है, जबकि असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू इफेक्ट कब हुई थी, कब से लागू की गई थी, 26 जनवरी 1950 से। देखिए हमारा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, दिखा है ना कि लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 ये लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान जो है वो उसमें क्या दिखाया गया था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 पार्ट में डिवाइडेड था उस वक्त। ठीक है, इसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया था व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो किसको रिप्लेस करके ये लागू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, भारत शासन अधिनियम 1935 को रिप्लेस करके इसको अपनाया गया था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें, देखिए जब हमारा भारत देश जो स्वतंत्र हुआ था अगस्त 1947 में, उसके बाद पहला हमारा लोकसभा जो इलेक्शन है वो कब हुआ था, 1951 से 52 के बीच में आप देखेंगे जो हमारा लोकसभा इलेक्शन पहला जनरल हुआ था। फिर इसमें दे रहा है कि इट वॉज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 में। क्लियर है। देखिए अब हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में हम डिटेलिंग में अब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, निर्देशक तत्वों से। तो ये नेगेटिव, क्या दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम द डूइंग सर्टेन थिंग्स। इसमें क्या होता है, ये नकारात्मक होते हैं, जैसा कि ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ये न्यायोचित होते हैं, जैसे कि इन्हें इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनका उद्देश्य क्या होता है कि देश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, दे हैव लीगल सैंक्शंस, ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं। ठीक है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हैंस दे आर पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक्स की बात करता है कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये एक और इस प्रकार के व्यक्तिक होते हैं। दूसरा कह रहा है दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली फोर्स्ड, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती बल्कि खुद ही लागू हो जाते हैं। द कोर्ट आर बाउंड टू बी डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य होता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट के हनन की विधि को किसको फंडामेंटल राइट के जो हनन है उसके लॉ को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित यहाँ पर कर सकता है। क्लियर है, ये तो हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में चीजें आपने जान ली हैं। आप देखिए निर्देशक तत्वों को जानेंगे तब आप इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, मतलब ये सकारात्मक होते हैं और राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। लिखा नॉन जस्टिसेबल, दिखाया गया ना कि ये गैर न्यायोचित होते हैं, जबकि आपने वहां पर पढ़ा था वो न्यायोचित होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। यहाँ पर नॉन जस्टिसेबल है, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, दैट मीन्स ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इनका एम क्या होता है, फंडामेंटल जो यहाँ पर क्या है, निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य क्या होता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस की बात करता है, दीज हैव। ठीक है, तो क्या है इसमें इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। इसके बाद दिया कि दे प्रमोट टू द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, किसकी बात कर रहा है कि समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह से ये समाजवादी होते हैं। लिखा ना यहाँ पर सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्टिक होते हैं। दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली फोर्स, जबकि फंडामेंटल राइट्स में देखें वो ऑटोमेटिकली फोर्स्ड होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है और ये प्रायः खुद से लागू नहीं होते हैं। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ, ठीक है, वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। क्या पर कह रहा है कि निषेधक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी लॉ को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है, लेकिन विधि की वैधता यहाँ पर हाउएवर दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनएक्टेड टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव। इसमें क्या है कि यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर करेक्ट, उस पर सही ठहराया जाता है कि सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी
प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस है कि वो नकारात्मक थे, ये सकारात्मक है। वो न्यायोचित थे तो डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित थे। इनका उद्देश्य जो फंडामेंटल राइट्स, उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था, वहीं निदेशक तत्वगत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो ऐसी मोटी मोटी चीजें यहाँ पर देखिए हाईलाइट की हैं, वो इसमें डिफरेंस दिया गया है। आप नॉट इवन पीटी के एस्पेक्ट से, बल्कि आप जो है वो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह से अगर आप इसके डिफरेंस को लिखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बाकियों से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। क्लियर है?